आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10 के यानी वर्ग दशम के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि क्लास का जो चैप्टर का जो पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आखिर यही क्यों लिखा गया है? देखिए, जो भी होता है वो जो आपका हेडिंग जो होता है उसी से उसका जो क्लास का जितना सारांश है उसी में छिपा हुआ होता है, और उसी को अगर हम लोग अच्छा से जान लेंगे तो हमें और भी आगे जो उसको पीछे पढ़ना है, हमें पढ़ने में और मज़ेदार आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया आखिरकार किसे कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, चलिए मैं एक घर का उदाहरण लेता हूँ। हमने क्या करते हैं, चाय बनाते हैं। चाय में क्या क्या डालते हैं? चाय में हम लोग शुगर डालते हैं यानी चीनी, चायपत्ती और पानी। फिर हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, या पहले दूध मिला देते हैं। फिर वो तीनों का मिश्रण होके, यानी वो तीनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तभी ना मिश्रण हो रहे हैं। तो जब वो आपस में अभिक्रियाएं करते हैं, अभिक्रियाएं करने के बाद हमें चाय प्राप्त होते हैं। देखिए, इसमें भी वही कहा गया है कि अपने दैनिक जीवन के निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। फिर क्या है, लोहे का तवा यानी तसला कील को आर्द्र वायुमंडल का मतलब होता है खुले छोड़ देना, वायु की उपस्थिति में खुले छोड़ देना। हम लोहे का रॉड या कुछ भी हो, लोहे का कील अगर हम खुले छोड़ देते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि जंग लग जाता है, यानी कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया होते हैं आर्द्र वायु की उपस्थिति में, जिसके कारण हमारा लोहा जंग लग जाता है। ठीक है, तो देखिए क्रियाकलाप बोलते हैं। क्रियाकलाप क्या बोल रहे हैं? क्रियाकलाप में शिक्षक की सहयोग की आवश्यकता है। देखिए, शिक्षक की सहयोग की आवश्यकता है तो शिक्षक के सहयोग के साथ ही ये क्रियाकलाप करें। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले और उचित दूरी बनाए रखें। लगभग 3-4 सेंटीमीटर मैगजीन को रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। इसे चिमटे से पकड़िए और स्पीड लैंप या बर्नर से इसका दोहन कीजिए मतलब स्पीड लैंप से उसको जलाइए। दोहन करना का मतलब जलाना। इसे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए और देखिए चित्र 1.1 में दिखाया गया है कि वो जब फिर क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर क्या इसे अपने आंखों की यथासंभव दूरी रखें? क्या आपने परीक्षण क्या किया? देखिए यहाँ पे ये हो गया स्पीड लैंप आपका, ठीक है। फिर आप चिमटा से उसको पकड़िए, आंखों का दूरी बनाइए। ये बर्नर है, बर्नर में आप लैंप का स्पीड मतलब जो लैंप का जो ये प्रेशर है बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मैग्नीशियम रिबन लीजिए, फिर कांच का वाश लीजिए, ठीक है। हमने ये देखें, फिर अब हमने वो क्रियाकलाप किया और करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ वो देखते हैं। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और ये श्वेत चूर्ण से परिवर्तित हो जाते हैं। हम जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को उसका लैंप की सहायता से उसका दोहन किए और देखिए यहाँ पे जो श्वेत चूर्ण होके यहाँ गिर जाता है, और श्वेत चूर्ण कहाँ जाके गिरता है? कहाँ पे? वॉच ग्लास में। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है, ठीक है। हमने इसका दोहन किए, हमने जो प्राप्त किए उसने देखे। अब हमें क्या प्राप्त हुए उसको भी देखें। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त हुआ, ठीक। अब हम इसको रासायनिक समीकरण में कैसे लिखेंगे? अब देखिए, ये मैग्नीशियम रासायनिक समीकरण में मैग्नीशियम लिखे। मैग्नीशियम की किसकी उपस्थिति में हम इसका दहन किए? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। हम जो घर में गैस जलाते हैं या कुछ भी जलाते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलाते हैं। तो जैसे ही हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो हमें क्या मिला? मैग्नीशियम
ऑक्साइड। ठीक है, अब हमारा, अब देखिए इधर क्या है, प्लस देता है, और इधर ये मेरा जो है, जो हमारा इधर बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो हमें इधर प्राप्त होता है उस अभिक्रिया करने के बाद, उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। अब हमें, अभी तक हमने उसका पता किए कि वो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया होने के बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब हम इसे रासायनिक समीकरण के द्वारा कैसे लिखेंगे। देखिए मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, O2, फिर क्या हुआ, ये बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। अब देखिए ये क्या रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित है या नहीं है। हमने तो रासायनिक समीकरण बनाए और ये समीकरण मेरा संतुलित है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे O का 2 है, मतलब O 2 को है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा उत्पाद बना अभिकारक से, उसमें क्या है हमारा MgO, यानी हमारे पास O का एक ही प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये समीकरण हमारा संतुलित नहीं है। जब संतुलित नहीं है तो हमें इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए अब हमें क्या करना है, संतुलित कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इसमें क्या किया है, Zn जो हो गया जिंक। अच्छा, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, H2SO4, ये अभिकारक अभिक्रिया करने के बाद क्या बोलता है, जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस क्या देता है, हाइड्रोजन। ठीक है, प्लस क्या देता है, हाइड्रोजन। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, देखिए यहाँ पे H2 सही है, ये मेरा संतुलित है, मतलब RHS में भी और LHS में भी हमारा ये हो गया हमारा RHS राइट हैंड साइड, और इधर हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी H2 है, RHS में भी H2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे Zn, यहाँ पे SO4, यहाँ पर भी Zn एक ही गो है, SO4 भी एक ही गो, मतलब RHS में जितना हमारा होना चाहिए होता है, LHS में भी उतना ही है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये समीकरण हमारा रासायनिक माने संतुलित रासायनिक समीकरण है। देखिए उसको इसमें बताया गया है, एक टेबल देके कि जिंक मेरा कितना है, 1 है। ठीक है, H कितना है मेरा, 2 है, H मेरा कितना है, 2 है, इधर भी 2 है। ये देखिए LHS बता रहे हैं तो मतलब इधर बता रहे हैं, H2 हमारा 2 है, S मेरा कितना है, 1 है, O कितना है, 4 है, इसमें भी 4 दिखाया है, RHS में भी वही है। तो हमें ये रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित है। फिर हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, FeH2O, ये अभिकारक है। अभिकारक जैसे ही रिएक्शन किया, मैंने अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करने के बाद हमें क्या मिलता है, Fe3O4। क्या मिलता है, Fe3O4। Fe का मतलब होता है लोहा, ठीक है, और H2 का मतलब होता है जल। तो वो आपस में रिएक्शन अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करने के बाद Fe3O4 प्लस H2 उत्पाद प्राप्त हुआ। अब देखिए Fe कितना है, 1 है, Fe मेरा 1 है, H कितना है मेरा, 2 है, H यहाँ पे 2 है, O कितना है मेरा, 1 है। ये LHS का बात हुआ। अब हम RHS का देखेंगे। Fe3 हो गया, Fe3 RHS में Fe कितना है, 3 है, O कितना है, 4 है, और H2 कितना है मेरा, H2 बोल रहा है मैंने 2 है। तो देखिए H में इधर भी जितना है इधर भी उतना ही है। Fe में इधर 1 है LHS में, इधर RHS में 3 है, इधर O कितना है, 1 है, इधर 4 है। यानी मेरा F जो है LHS इक्वल टू RHS नहीं है, मतलब ये रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ Fe3 है तो हम
Fe3 है तो LHS में कम था तो हमने 3 डाल दिए। अब देखिए 3 डाल दिए तो Fe ठीक है, Fe3 का तो काम हो गया। अब हमारा O भी तो हमारा संतुलित नहीं था, O मेरा कितना था, O भी मेरा इधर 4 है, इधर 1 ही है LHS में, RHS में 4 है, तो LHS में हमको 4 करना है। मैंने O को भी 4 से ये कर दिए, 4 दे दिए, हमने इसको भी 4 दे दिए, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, H8 हो गया, लेकिन यहाँ पे मेरा H कितना है, 2 ही था, इसलिए इसको भी हम 4 दे दिए। देखिए फिर से हम इस चार्ट को देखते हैं। Fe के पास हमारा कितना है, Fe के पास मेरा 3 आ गया, O के पास कितना है, 8 है इधर, ये O के पास 4 हो गया, मतलब ये 4 गो O है, तो देखिए इधर भी 4 गो O है, इधर H2O मतलब 4 और इधर 2, 8 हो गया, तो इधर देखिए H भी 8 हो गया। अब हमारा रासायनिक समीकरण, कह सकते हैं कि हमारा रासायनिक समीकरण यहाँ पे 1.9 में संतुलित है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।